हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल कोविन लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 9 विज्ञान विषय की वर्कबुक की क्लासेस के तहत आज हम अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है के कार्यपत्रक 5 से लेकर कार्यपत्रक 9 तक सॉल्व करना सीखेंगे। हमने पिछली क्लास में कार्यपत्रक 1 से लेकर कार्यपत्रक 4 तक सभी को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वायुमंडल में वायु का संगठन वर्ताकार आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो वायुमंडल के अंदर अलग अलग गैसें अलग अलग मात्रा के अंदर क्या है मौजूद है। जैसे मैं बात करूं, सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी है? नाइट्रोजन। कितनी है? 78%। उसके बाद कौन है? ऑक्सीजन, लगभग 21%। उसके बाद आपकी कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और हाइड्रोजन, ओजोन और अन्य गैसें हैं वो है 0.94%। यानी वायुमंडल के अंदर अलग अलग जो गैसें हैं वो अलग अलग मात्रा में क्या है मौजूद है। दूसरा प्रश्न है आपका, मिश्रण की परिभाषा लिखिए। इसकी परिभाषा लिखनी है, मिश्रण की परिभाषा कि मिश्रण कहते किसे हैं। तो मिश्रण किसे कहते हैं? तो मिश्रण की परिभाषा लिखेंगे कि दो या दो से अधिक शुद्ध तत्वों अथवा यौगिकों के मिलने से किसका निर्माण होता है? मिश्रण का निर्माण होता है। तो यहां पर हम परिभाषा लिख देंगे, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तत्वों, शुद्ध लिख सकते हैं यहां पर, दो या दो से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों के मिलने से, शुद्ध तत्वों अथवा यौगिकों के मिलने से क्या बनता है? मिश्रण बनता है। क्या बनता है? मिश्रण बनता है। ठीक है। अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो वायु क्या है? वायु आपका एक मिश्रण है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, समांगी और विषमांगी मिश्रण की चटनी कीजिए। इसमें से समांगी कौन से हैं और विषमांगी कौन से हैं वो आपको बताने हैं। तो जैसे यहां पर मैं लिख लेता हूं समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, और दूसरा हम लिख दे रहे हैं इधर विषमांगी मिश्रण, समांगी और विषमांगी। तो समांगी में कौन कौन से हैं? इनमें से हैं जल, फिर चाय और शरबत। समांगी में होता क्या है कि जितने भी तत्व या यौगिक होते हैं वो उनका जो संगठन है वो कैसा होता है? समान होता है और वो एक निश्चित अनुपात के अंदर मिले होते हैं। बात करें विषमांगी की, तो विषमांगी के अंदर कौन है जो पीछे बच रहे हैं? तेल और पानी का मिश्रण, तेल व पानी का मिश्रण। ठीक है। इसके अलावा सल्फर एवं लोहे के चूर्ण का मिश्रण, सल्फर एवं लोहे के चूर्ण का मिश्रण। चौथा प्रश्न है, मिश्र धातु किसे कहते हैं? क्या है? मिश्र धातु किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। हम लिख देंगे, दो या उससे अधिक धातुओं के, दो या अधिक, दो या उससे अधिक, दो या उससे अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को, दो या उससे अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है। आगे बात करें पांचवा, पीतल किन किन धातुओं की मिश्र धातु है? तो पीतल किससे मिलकर बनी होती है? पीतल बनी होती है तांबा और जिंक से। तो हम लिखेंगे कि जो पीतल मिश्र धातु है बराबर वो किससे मिलकर बनी है? आपके तांबा यानी कि कॉपर, कितना होता है? लगभग 70%। और आपका जिंक, जिंक कितना होता है? 30%। ठीक है। इन दोनों के मिश्रण से क्या बनती है? पीतल नामक मिश्र धातु बनती है। आगे बढ़े, कार्यपत्रक 6, एक जो विलयन है वो विलयन किस किस से मिलकर बना होता है? तो विलयन बना होता है विलय और विलायक से। इससे विलय और
विलायक। विलय क्या होता है? जो घुलनशील पदार्थ होता है वो विलय होता है, और विलायक मतलब जिसमें विलय घुलता है वो क्या होता है? विलायक होता है। दूसरा है टिंचर आयोडीन विलयन में विलय और विलायक को पहचानिए। तो टिंचर आयोडीन के अंदर जो विलय पदार्थ है यानी जो घुलनशील पदार्थ है वो क्या होता है? आयोडीन होता है। ठीक है। और विलायक जिसमें आयोडीन घुलता है वो होता है एथिल अल्कोहल। क्या होता है? एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल C2H5OH। सूत्र क्या होता है? C2H5OH। तीसरा है विलयन किसे कहते हैं? तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। तो हम लिख देंगे कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। फिर चौथा, एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलय है। विलयन की सांद्रता का परिकलन करें। हमें विलयन की सांद्रता निकालनी है। तो देखें विलयन की सांद्रता का सूत्र क्या होता है? हम लिखेंगे विलयन की सांद्रता किसमें? परसेंटेज में, बराबर विलय यानी विलय की मात्रा बटे में विलायक। ठीक है। विलय की मात्रा बटे में विलायक गुणा 100। तो यहां पर देखो विलय यानी घुलनशील पदार्थ कितना है? 40 ग्राम। विलायक कुल कितना हो गया? 320 और 40 यानी 360। ठीक है, ग्राम, और गुणा में 100। तो ये देखो जीरो से जीरो कट जाएगा, 4×9 = 36, तो 100/9। ठीक है, 100/9 का मतलब कितना है? 11.1%। कितना होगा? 11.1%। आगे बात करें प्रश्न संख्या 5, विलयन के गुणधर्म लिखिए। किसके गुणधर्म लिखने हैं? विलयन के। तो देखो पहला गुणधर्म क्या है कि विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन एक समांगी मिश्रण है। दूसरा गुण क्या लिख सकते हैं कि विलयन के जो कण हैं, विलयन के कण अत्यंत छोटे होते हैं। अत्यंत छोटे होने के कारण, छोटे होने के कारण ये आंखों से नजर नहीं आते हैं, यानी ये खुली आंखों से नजर नहीं आते हैं। ये आंखों से नजर नहीं आते हैं। फिर तीसरा, कणों का आकार छोटा होने के कारण, कणों का आकार छोटा होने के कारण ये प्रकाश किरणों को नहीं फैला पाते हैं। प्रकाश किरणों को नहीं फैलाते हैं, नहीं फैलाते हैं। पता लिख सकते हैं विलयन विलय और विलायक से मिलकर बना होता है। विलयन विलय और विलायक से मिलकर बना होता है। ठीक है, आगे बढ़े। कार्यपत्रक 7, जेल कोलाइडल विलयन का उदाहरण दीजिए। तो क्या लिख सकते हैं कि जो जिलेटिन विलयन होता है, जो जिलेटिन है वो आपके जेल कोलाइडी विलयन का क्या है? उदाहरण है। दूसरा है टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? समझाइए। तो किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित जो कण हैं उन कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन यानी प्रकाश के मार्ग को फैला देना, वो घटना क्या कहलाती है? टिंडल प्रभाव। तो हम कहेंगे किसी कोलाइडी विलयन, किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित, कोलाइडी विलयन में
उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना, प्रकीर्णन मतलब फैलाना, प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना क्या कहलाती है? टिंडल प्रभाव कहलाती है। ठीक है, किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना क्या कहलाती है? टिंडल प्रभाव कहलाती है। तीसरा, जो कोलाइडी विलयन है, जो कोलाइडल विलयन है, उसके अंदर एक आपकी क्या होती है? प्रक्षिप्त प्रावस्था होती है और एक परिक्षेपण माध्यम होता है। तो कोलाइडी विलयन किससे बनता है? आपकी प्रक्षिप्त प्रावस्था, प्रक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम, इससे क्या बनता है? कोलाइडी विलयन। चौथा, कोलाइडल एक कैसा मिश्रण है? तो कोलाइडल एक विषमांगी मिश्रण है। कैसा? विषमांगी मिश्रण। पांचवा, फोम, रबड़ और स्पंज में प्रक्षिप्त प्रावस्था क्या है? तो वो क्या है? गैस। गैस प्रक्षिप्त यहाँ पर प्रावस्था है। गैस प्रक्षिप्त क्या है? गैस प्रक्षिप्त प्रावस्था है। छठा, दोहा विलयन निलंबन एवं कोलाइडल में से किसका उदाहरण है? तो यह किसका उदाहरण है? यह कोलाइडल का उदाहरण है। तो दोहा विलयन है, दोहा विलयन आपके कोलाइडल का उदाहरण है। का उदाहरण है कोलाइडल का। सातवां, कोलाइडल के कोई 3 गुणधर्म लिखो। कितने गुणधर्म लिखने हैं? 3। तो पहला क्या लिख सकते हैं कि यह एक विषमांगी मिश्रण है। यह एक क्या है? यह एक विषमांगी मिश्रण है। पहला गुण ये हो गया। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं? दूसरा लिख सकते हैं कि कणों का आकार, कणों के कणों का आकार, कणों का आकार सूक्ष्म होने के कारण, कणों का आकार सूक्ष्म होने के कारण आपके पृथक रूप से आंखों से नहीं देखे जाते हैं, आंखों से नहीं देख पाते हैं। ठीक है। तीसरा गुण क्या लिख सकते हैं? ये चानन विधि के द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते। ये चानन विधि द्वारा, चानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते। चौथा गुण क्या लिख सकते हैं? ये प्रकाश को, ठीक है, ये कण या कोलाइडी कण या ये विलयन, ये कण प्रकाश के मार्ग को या प्रकाश के कणों को क्या कर सकते हैं? प्रकाश के कणों को प्रकीर्णित कर सकते हैं। ठीक है, हम कहेंगे ये कण प्रकाश के मार्ग को, प्रकाश के मार्ग को दृश्य बना सकते हैं। ये कण प्रकाश के मार्ग को दृश्य बना सकते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो टिंडल प्रभाव। क्या है? टिंडल प्रभाव। आगे बात करें कार्यपत्रक 8 की। दूध से दही का जमना कौन से परिवर्तन को दर्शाता है? कौन सा परिवर्तन है ये? तो ये रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही का जमना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा, निम्न दिए गए परिवर्तनों में से भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों को पृथक पृथक कीजिए। भौतिक कौन से हैं और रासायनिक कौन से हैं? तो यहां पर मैं भौतिक लिख रहा हूं, भौतिक परिवर्तन, और यहां पर हम लिख देते हैं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। अब भौतिक में कौन कौन से हैं? एक तो सोने से गहनों का बनाना, सोने से गहनों का बनाना, और दूसरा है आपके हरे पेड़ को काटना। ये कौन से हैं? भौतिक। हरे पेड़ को
काटना। अगर रासायनिक की बात करें तो चाय का बनना और ईंधन का जलना। चाय का बनना और ईंधन का जलना। तीसरा, अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण क्या है? कौन सा परिवर्तन है ये बताना है। तो अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। चौथा है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर बताना है। भौतिक और रासायनिक में अंतर। तो चलिए मैं यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं। एक भाग में लिख देते हैं भौतिक परिवर्तन और दूसरे भाग में लिख देते हैं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। देखो, पहला पॉइंट लिखेंगे कि जो भौतिक परिवर्तन है यह परिवर्तन कैसा होता है? अस्थायी। तुम लिखेंगे यह परिवर्तन कैसा है? अस्थायी है। यह परिवर्तन अस्थायी है। रासायनिक में लिखेंगे यह परिवर्तन स्थायी है। यह परिवर्तन कैसा है? यह परिवर्तन स्थायी है। दूसरा अंतर अगर हम लिखेंगे तो दूसरा लिखेंगे कि जो भौतिक परिवर्तन है इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। लिखेंगे इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जबकि रासायनिक में तो इसमें एक नए पदार्थ का क्या होता है? नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है। इसमें एक नए गुणों वाले पदार्थ का क्या होता है? निर्माण होता है। तीसरा अंतर हम लिख सकते हैं कि यह कैसा है? यह परिवर्तन उत्क्रमणीय है, यानी दोनों दिशाओं में संभव है। यह परिवर्तन कैसा है? उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय होता है, यानी दोनों दिशाओं में संभव है। इसमें लिखेंगे यह परिवर्तन अनुत्क्रमणीय है। यह परिवर्तन कैसा है? अनुत्क्रमणीय है। यह परिवर्तन अनुत्क्रमणीय है। ठीक। आगे बात करें पांचवा, भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तनों को दर्शाने वाला एक उदाहरण। वो क्या है? मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना। ठीक है, जिसमें भौतिक और रासायनिक दोनों ही परिवर्तन की घटना होती है। आगे बढ़े, कार्यपत्रक 9। उस धातु का नाम लिखिए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। कौन सी है? पारा, जिसे हम मरकरी भी कहते हैं। दूसरा, किन्हीं 3 उप धातु के नाम लिखो जो धातु और अधातु दोनों के गुण धर्मों को प्रदर्शित करती है। तो जैसे बोरॉन, इसके बाद सिलिकॉन, इसके बाद जर्मेनियम। ये तीनों क्या है? उप धातु है। तीसरा, यौगिक को परिभाषित करते हुए कोई 2 उदाहरण देने हैं। यौगिक को परिभाषित करते हुए कोई 2 उदाहरण। तो हम कहेंगे कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन से यौगिक का निर्माण होता है। यौगिक का निर्माण होता है। जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक। ठीक है, सोडियम क्लोराइड कह लो या साधारण नमक। और दूसरा लिख सकते हैं H2O, जल। आगे चौथा, निम्नलिखित यौगिकों में उपस्थित तत्वों के नाम लिखिए। उपस्थित तत्व, तो देखो हाइड्रोजन ब्रोमाइड में कौन कौन है? इसमें है हाइड्रोजन और ब्रोमीन। कौन है? हाइड्रोजन एवं ब्रोमीन।
और पोटेशियम सल्फेट की बात करें तो पोटेशियम सल्फेट में कौन है, पोटेशियम और सल्फर, कौन है, पोटेशियम एवं सल्फर। ठीक है। पांचवा, आघात वर्धनीयता का कोई एक उपयोग लिखिए। तो हम कहेंगे कि इस गुण का उपयोग करते ही इस गुण का उपयोग करके ही धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में ढाला जाता है। तो हम लिखेंगे कि गुण के कारण ही इस गुण के कारण ही धातुओं को पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। छठा, धातु और अधातु में कोई तीन अंतर लिखने हैं। कितने अंतर, तीन अंतर। देखिए हम लिख लेते हैं दोनों के अंदर तीन अंतर। इधर मैं लिख रहा हूं धातु और इधर लिख रहा हूं अधातु। धातु का पहला गुण आप सबको पता है कि धातु कैसी होती है, धातु चमकीली होती है, धातु चमकीली होती है। अधातु की बात करें तो अधिकांश अधातु चमकीली नहीं होती, अधिकांश अधातु चमकीली नहीं होती है। दूसरे अंतर की बात करें अगर तो धातु यानी ये ताप एवं विद्युत की सुचालक होती है, ताप एवं विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है। ये ताप एवं विद्युत की सुचालक होती है। अधातु ये ताप एवं विद्युत की कुचालक होती है, ये ताप एवं विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती है। तीसरा अंतर हम लिख सकते हैं कि ये तन्य तथा आघात वर्धनीय होती है, ये तन्य तथा आघात वर्धनीय, ठीक है, होती है। अधातु में लिखेंगे ये तन्य तथा आघात वर्धनीय नहीं होती, ये तन्य तथा आघात वर्धनीय नहीं होती। ठीक है। तो इस तरह हमने आपके कार्यपत्रक 5 से लेकर कार्यपत्रक 9 जो कि आपके अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है उससे संबंधित थे, उन सभी के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं चारों कार्यपत्रक आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।